Hello, good evening everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. तो बॉस आज शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्टिंग का चैप्टर। इसके पहले के सारे चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में। कैसे पाएं एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और क्लिक करो और डाउनलोड कर लो और पूरे मजे उठाओ। तो डायरेक्टिंग में जितना भी सिलेबस में है हमारे, वो सब कुछ खत्म करने वाले हैं इस वन शॉट सीरीज के अंदर। इस वीडियो को देखो और पूरा डायरेक्टिंग घर लेकर जाओ। तो चलो बॉस, डायरेक्टिंग में हमारे सिलेबस में पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। अब मीनिंग, ये डायरेक्टिंग होता क्या, आसान भाषा में बताऊं। जैसे कि मैं भी इस समय डायरेक्टिंग का ही काम कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, मैं ये आपको बता रहा हूं। आपने ये सीखा और आपने ये इंप्लीमेंट करके एक डिजायर्ड रिजल्ट पा लिया, इस प्रोसेस को डायरेक्टिंग ही तो बोलते हैं। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है इज टू टेल पीपल what to do and seeing what they do it to the best of their ability। मैंने आपको सिखाया कि क्या क्या पढ़ना है, आपने उससे सीखा और डिजायर्ड रिजल्ट अटेन कर लिया, डायरेक्टिंग कहलाता है बॉस। तो चलो बॉस आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, इसके इंपॉर्टेंस के ऊपर। इंपॉर्टेंस में क्या है, इट इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स एक्शन मतलब क्या होता है कि एक प्लान है, उसको रिजल्ट तक पहुंचाना है, इस प्रोसेस में लगता है डायरेक्टिंग। यहां पे कुछ कीवर्ड भी लिखा हुआ है। इट इज अ पर्पस इज टू एक्टिवेट एम्प्लॉइज टू वर्क टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब प्लान बन चुका है, लोग आ चुके हैं, स्टाफिंग भी हो चुका है, अब काम कैसे शुरू हो वो डायरेक्टिंग सिखाता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो एक्चुअल में डायरेक्टिंग एक ऐसा स्टेप है जो काम करने पर फोकस करता है, एक्शन पर फोकस करता है। दूसरा, इट इंप्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इट एक्ट्स फॉस्टरिंग कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग बोलता है कि बॉस आपको काम किस तरह से करना है, कितने इफेक्टिवली करना है, सो दैट आप डिजायर्ड गोल को समय रहते एफिशिएंटली पूरा कर सकें। इस चीज को बोलते हैं हम लोग, एक इंपॉर्टेंस है हमारा, इंप्रूव्स एफिशिएंसी। तीसरे स्टेप पर आ रहे हैं, सॉरी तीसरे इंपॉर्टेंस पर आ रहे हैं, इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन। अब बस एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है ना। अब इंडिविजुअल एफर्ट को एक धागे में पिरोना और जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव कर सकें, वो डायरेक्टिंग है। यहां पे कीवर्ड भी लिखा है, इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट्स सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव। इंडिविजुअल एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना डायरेक्टिंग है। खैर आगे बढ़ते हैं, फैसिलिटेट्स चेंज। फैसिलिटेट्स चेंज का मतलब क्या है बेटा, क्योंकि हम एक डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। डायनामिक मतलब कोई भी स्टैटिक चीजें नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन एनवायरनमेंट। तो इस डायनामिक एनवायरनमेंट में हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनको ऐसे ट्रेन करना कि वो अपने आप को अपकीप रख सकें, उससे हम लोग एक तरह का इंपॉर्टेंस बोलते हैं। यहां पे लिखा है, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। कोई भी 4 पॉइंट तुम यहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो और इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग यहां पर खत्म होता है। अब शुरू हो रहा है एलिमेंट्स का पार्ट, और एलिमेंट्स के हम लोग सबसे पहले एलिमेंट पर आ रहे हैं, सुपरविजन क्या है। तो चलो बॉस देखते हैं कि ये सुपरविजन क्या कहलाता है। सुपरविजन, सुपर और विजन दो तरह के शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन इसका मतलब क्या है, टू द पॉइंट जानते हैं। इट रेफर्स टू डायरेक्ट एंड इमीडिएट गाइडेंस and control of subordinates in the performance of their task। आप सीधा अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड कर रहे हो कि काम को पूरा कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कैसे अचीव करना है, सुपरविजन है। ठीक है, आप एग्जाम देते हो ना, तो एक इन्विजिलेटर के सुपरविजन में देते हो। समझ पा रही है बात। अब सुपरविजन में हमारे सिलेबस में क्या है, सबसे पहले फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर है। कोई भी 4 या 5 फंक्शंस आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपका काम बन जाने वाला है। सबसे पहला सुपरवाइजर का फंक्शन क्या होता है, शेड्यूलिंग द वर्क। कौन सा काम कब करना है, ये एक सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट्स को बताता है। दूसरा, इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, बताना है कि कौन सा काम कैसे करेगा और कौन करेगा। ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देने का भी काम सुपरवाइजर का ही होता है। थर्ड पॉइंट, गाइडिंग सबऑर्डिनेट्स, जूनियर्स को यह बताना कि दिया गया हुआ काम कैसे करेंगे, क्या जरूरत पड़ेगी, क्या एफर्ट्स लगेंगे, वो आता है गाइडिंग सबऑर्डिनेट्स के अंदर। फिर आते हैं मोटिवेटिंग वर्कर्स, कि यार वर्कर्स बोर ना हो, अपने पर्सनल गोल्स को साथ में रखते रखते ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी अचीव करें। इस तरह का मोटिवेशन का भी काम होता है सुपरवाइजर्स का। 4 फंक्शन हो चुके हैं, कोई भी 5-6 प्रिपेयर कर सकते हो, बुक में बहुत सारे हैं।
मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ऐसा ना हो कि जिस एरिया में आप काम करते हो, जिस फैक्ट्री में आप काम करते हो, वहां पर केओस हो जाए। डिसिप्लिन मेंटेन करना भी सुपरवाइजर्स का ही काम है। देन हैंडलिंग ग्रीवियंसेस, इन केस अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना भी काम होता है सुपरवाइजर का। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंसेस, हर वर्कर कैसा काम कर रहा है, उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का भी काम सुपरवाइजर का है बॉस। आगे बढ़ते हैं, रिपोर्टिंग फीडबैक, कौन कैसा काम कर रहा है, जो सुपीरियर होता है अपने सीनियर तक ये बात पहुंचाता है, इसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग फीडबैक। फिर क्या है, सर्विंग एज लिंकिंग पिन, सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर्स के बीच में सुपरवाइजर एक लिंकिंग पिन होता है। अगर वर्कर्स को कुछ अपनी बात टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचानी होती है तो थ्रू सुपरवाइजर पहुंचाते हैं। सिमिलरली टॉप लेवल मैनेजमेंट को कोई बात अपने वर्कर्स तक पहुंचानी होती है तो थ्रू सुपरवाइजर पहुंचाई जाती है। तो सुपरवाइजर एक्ट एज अ लिंकिंग पिन। खत्म होते हैं यहां तक फंक्शंस। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। एक और पॉइंट है इंश्योरिंग सेफ्टी, कि सारे वर्कर सेफ रहे, मशीनरी सेफ रहे। अगले पॉइंट पर आते हैं, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। अब देखो, हमने सुपरविजन में मीनिंग पढ़ा और फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर पढ़ा। एक और टॉपिक था स्पैन ऑफ कंट्रोल, वो इस चैप्टर में नहीं, कंट्रोलिंग के चैप्टर में, तो वहां उसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं मोटिवेशन के ऊपर। मोटिवेशन क्या होता है और इसके आगे के भी टॉपिक्स पर आते हैं। मोटिवेशन का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। लोग मतलब बोर हो रहे हैं या काम करने का मन नहीं कर रहा, तो उन्हें स्टिमुलेट कर कर काम करवाओ, उन्हें एनर्जाइज कर कर काम करवाने की प्रोसेस को ही मोटिवेशन कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ मोटिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर इसको कट कर रखा है। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन भी सिलेबस में नहीं है। अब सिलेबस में है क्या, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख कर रख लो, ये पेपर में आएगा ही आएगा। और अगर अभी आपके इंटरनल एग्जामिनेशन हुए होंगे, हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन या सेकंड कंपैरेटिव, तो वहां पर भी ये आपको क्वेश्चन मिला ही मिला होगा। तो ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ है। सबसे पहले नीड्स होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल मतलब बेसिक या सर्वाइवल नीड्स भी बोलते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्दी एयर, ये सब आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर। जब ये फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है तो अगली नीड आती है। अगली नीड को बोलते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। यहां पर सेफ्टी दोनों की बात हो रही है, फिजिकल सेफ्टी भी और इकोनॉमिक सेफ्टी भी। फिजिकल सेफ्टी मतलब कोई थेफ्ट ना हो, कोई वॉर ना हो, मतलब फिजिकल डैमेज ना हो। इकोनॉमिक सेफ्टी मतलब एक रेगुलर जॉब हो, नॉर्मल पैसे कमाने का एक सोर्स हो, उसे इकोनॉमिक सेफ्टी बोलते हैं। ये भी लोगों का एक हक है। इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड टाइप ऑफ नीड, इसको बोलते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी। जब ये सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो थर्ड नीड निकल कर आती है, इसको बोलते हैं सोशल और अफिलिएशन नीड्स, प्यार मोहब्बत की नीड। भाई प्यार मोहब्बत फैमिली से मिलता है, फ्रेंड से मिलता है, कुछ और लोगों से मिलता है, हाँ वो सब भी इसी के अंदर ही आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे हेल्प कर सकती है आपकी ये नीड को फुलफिल करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में आपको टीम एफर्ट्स, टीम बिल्ड करने में आपको मदद मिलती है। टीम बिल्डिंग पर बहुत एम्फेसाइज किया होता है, जहां तक लोग एक दूसरे से बात करेंगे, जिससे अपनी सोशल नीड्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स पे ऑर्गेनाइजेशन कैसे हेल्प करता है, आपको फूड प्रोवाइड कर आपको एक नौकरी देकर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझ में आना चाहिए। ईगो और एस्टीम नीड्स, एस्टीम मतलब पावर, प्रेस्टीज, ठीक है ना। उसके बाद हम बोलते हैं स्टेटस एटसेट्रा, ये वाली नीड्स भी फुलफिल करते हैं। एक बार होता है ना कि पैसा भी आ गया है, लोग भी हैं, प्यार मोहब्बत भी जिंदगी में चल रहा है, लेकिन अब क्या चाहिए, स्टेटस सिंबल चाहिए, पावर चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको चैलेंजिंग जॉब्स देकर ये एस्टीम और ईगो नीड्स को सेटिस्फाई करती है। लास्ट नीड पर आते हैं जो कि है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मतलब बिल्कुल एक बेसिक शब्दों में बताऊं तो जब आपको ये फीलिंग होने लगे, यस आई हैव अराइव्ड, जो सोचा था वो बन गए हैं, जो चाहा था वो मिल गया है, उसे बोलते हैं हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिसको हम लोग सेल्फ फुलफिलमेंट भी बोलते हैं। जैसे मैंने सोचा कि भैया मैं बाइक ट्रिप पर जाऊंगा लखनऊ से लद्दाख तक और मैं चला गया, मेरे लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। मैंने सोचा मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा और चढ़ गया, तो ये मेरे लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। बात समझ में आ रही है आपको। याद रहे ये मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी जिस ऑर्डर में लिखाई गई है उसी ऑर्डर में लिखें। अगर एक भी ऑर्डर गड़बड़ हुआ 0 मार्क्स मिल रहा होगा आपको अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। बात समझ में आ गई है। बढ़ जाए आगे, अगले टॉपिक पर आए। अगला टॉपिक है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप में क्या होता है, क्या क्या टॉपिक है, आइए देखते हैं। लीडरशिप का एग्जाम्पल बेस्ट है हमारी कंट्री में मोदी जी, है ना। ऐसा नहीं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैकअप करता हूं, लेकिन स्टिल
अच्छे लीडर हैं, उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस लीडरशिप के टॉपिक के अंदर। होता क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील। अपने सबऑर्डिनेट्स के अंदर कॉन्फिडेंस भरना, जील देना कि बॉस तुमसे काम हो सकता है, यह लीडर का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है ना। अब लीडरशिप के अंदर तुमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फीचर्स तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लीडरशिप के, तुम्हारे अंदर क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर है और यही पेपर में आएगा। क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर ऐसे बाहें फैलाकर पेपर में इंतजार कर रहा है। साउंड फिजिक का यह मतलब नहीं कि भैया एब्स बने होने चाहिए उसके, साउंड फिजिक का मतलब होना चाहिए हेल्दी है, इमोशनली स्टेबल है, फिजिकली फिट है, यानी कि टॉल डार्क एंड हैंडसम होगा तो ही भैया साउंड फिजिक है। शादी थोड़े कर रही हो तुम लड़कियों, बात समझ में आ रहा है। साउंड फिजिक मतलब फिजिकली एंड मेंटली फिट होना चाहिए लीडर को। सेकंड है हमारा इंटेलिजेंस, बेवकूफ नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल बत्ती ऊपर की बुझी हो, इंटेलिजेंट होना चाहिए, सिचुएशंस के हिसाब से उसे काम करना आना चाहिए। थर्ड पॉइंट पर आते हैं इनिशिएटिव। भैया आपका लीडर ऐसा नहीं चाहिए जो भैया खुद ही आराम करे, पढ़ा रहे कोई और करेगा तो हम करेंगे, नहीं, लीडर को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जब कोई नहीं कर रहा है तो लीडर को शुड टेक द चार्ज एंड मूव फॉरवर्ड एंड टेल पीपल हाउ टू डू दिस जॉब। बात समझ में आ रही है। अगला है हमारा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड सिंसियर। लीडर ही बेईमान नहीं होना चाहिए, राजा चोर प्रजा भी चोर हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है। फिर क्या है डिसिसिवनेस, मतलब ही शुड बी फर्म इन डिसीजंस, मतलब ये नहीं आज डिसीजन कुछ लिया कल कुछ ले लिया परसों कुछ ले लिया, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। ही शुड बी फर्म इन हिज ओपिनियन एंड डिसीजन। अगले पर आते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी। ये नहीं कि भैया कुछ खराब हो गया तो रो रो के बुरा हाल है, मतलब मुश्किल समय पर भी सही डिसीजन लेना, इमोशनल पे कंट्रोल होना, बैलेंस बनाकर चलना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कैप्टन कूल, कूल टेम्परमेंट एंड इमोशनल बैलेंस। ऐसी बहुत सारी हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये महेंद्र सिंह धोनी जी में भी देखी जाती है। ठीक है ना। तो आपको अगर कभी भी लीडर लिखना हो तो महेंद्र सिंह धोनी की कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख सकते हो। ठीक है। अब ये मत बोलना छक्के बहुत बढ़िया मारता था वो, कीपिंग बहुत बढ़िया करता था, झापड़ पड़ेगा तुम्हें। ठीक है। फिर क्या है क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर में आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भी अगर कोई नहीं कर पाएगा तो मैं कर लूंगा। विल पावर मतलब हम हर समय इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं। तो इसमें बहुत सारे हमने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या बात कहना चाहते हो वो सही से कह तो सको। आप कह रहे हो दुनिया सुनी नहीं रही है, आप कह रहे हो आपके सबऑर्डिनेट समझ ही नहीं पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर एक और बढ़ते हैं विजन एंड फोरसाइट। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में भी पता होना चाहिए उसको, थोड़ा सा विजनरी होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू एंटिसिपेट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ही शुड बी ट्रस्ट वर्दी। और सोशल स्किल्स में क्या है भैया, सोशल स्किल्स भी दिखा देता हूं। सोशल स्किल्स में मस्ट बी एबल टू विन द कॉन्फिडेंस एंड लॉयल्टी ऑफ द पीपल। चलो बॉस, अब आ रहे हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। फटाफट से 15-20 मिनट के अंदर डायरेक्टिंग आंखों के रस्ते तुम्हारे दिल में उतर रहा है तो उतार लो, है ना भाई। तो भाई कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अपनी दिल की बात दूसरे तक पहुंचा सको, ये कम्युनिकेशन है। और तुम जो दिल की बात पहुंचाना चाहते हो ना, झापड़ पड़ेंगे 4-5, तो अपनी दिल की बातें अपने अंदर रखो। मतलब क्या है? इट इज जस्ट पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट इज नोन एज कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के अंदर हमें पढ़ना क्या है? फीचर्स हमारे सिलेबस में नहीं है। सबसे पहली चीज जो है हमारे वो सिलेबस में है स्टेप्स। किस तरह आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम बोल रहे हैं। सबसे पहले एक सेंडर होना चाहिए, सेंडर जो अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना चाहता है। ठीक है ना, सेंडर मैं हूं मान लेते हैं। दूसरा होना चाहिए एक मैसेज होना चाहिए। मैसेज क्या है? मैं कौन सी बात दूसरे तक पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है ना, तो एक तो हो गया सेंडर, दूसरा हो गया उसका मैसेज। अब मैसेज को करेंगे इनकोड ताकि कोई दूसरा ना समझ ले। ठीक है ना, शुभम ने अपने दिल की बात एक किसी इनकोड करके किसी दूसरी लैंग्वेज में लिख ली जो बाकी लोग ना समझ पाए। फिर उसने एक चैनल, एक माध्यम यूज किया। फेस टू फेस भेज सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, फोन पर एसएमएस भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कौन से चैनल से अपनी आप बात दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं वो चैनल के अंदर आएगा। उसके बाद क्या है?
उसके बाद है रिसीवर, वो बात अब रिसीवर तक पहुंच गई। अब रिसीवर क्या करेगा, उसको डीकोड करेगा, उसको करेगा डीकोड, और डीकोड करने के बाद वो सेंडर को उस मैसेज का फीडबैक देगा कि वेदर आई एक्सेप्ट इट और नॉट, या मुझे कुछ समझ में आया या कुछ नहीं समझ में आया। तो ये पूरा है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये लाइन बाय लाइन रखना है। सबसे पहले सेंडर होना चाहिए, फिर मैसेज होना चाहिए, मैसेज के बाद उसको इनकोड करना चाहिए, फिर चैनल के यूज करना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, डीकोड होना चाहिए और फिर फीडबैक होना चाहिए। ये 7 के 7 स्टेप इसी ऑर्डर में लिख कर आएंगे और नंबर आपके हो जाएंगे भाई, वो आपकी हो ना हो नंबर मिल जाएंगे। आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेंगे, काम बन जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन का होता है टू एजुकेट एंड ट्रेन पीपल। हमको ट्रेनिंग देने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन की जरूरत है, हमको लोगों को सिखाने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन की जरूरत है। तो पहला ऑब्जेक्टिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। दूसरा है टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। जब एम्प्लॉइज का मोरल डाउन हो जाता है, टू इनकरेज देम, टू रिफ्रेश देम, हमें कम्युनिकेशन का यूज करना पड़ता है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। थर्ड, टू प्रमोट मैनेजरियल एफिशिएंसी। सही काम को सही तरीके से कम समय में कम पैसा खर्च करते हुए कैसे करें, यह आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के थ्रू समझ में आता है। और लास्ट पढ़ लेते हैं टू इंप्लीमेंट डिसीजंस क्विकली। अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तो आप जो चाहो डिसीजंस जल्दी से ले सकते हो। तो ये 4 पॉइंट आप प्रिपेयर कर लें, इससे आपकी बातें खत्म हो जा रही होंगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन आप आराम से कर सकते हो। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, और वो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब या तो आपके पेपर में बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आ रहा होगा या आ रहा होगा ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो ये दोनों टॉपिक हैंड इन हैंड पढ़ना, एक बैरियर का एक सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फिजिकल बैरियर्स पर। फिजिकल बैरियर्स होता है हमारा डिस्टेंस, सेंडर दूर है, रिसीवर दूर है, या नॉइज है जिस भी मीडियम से यूज कर रहे हैं, एनवायरमेंट में डिस्टर्बेंस है, आप फोन पे बात कर रहे हो सही से नेटवर्क नहीं लग रहा है। तो ये सारे बैरियर्स फिजिकल बैरियर्स कहलाते हैं, जिसमें सेंडर रिसीवर तक मैसेज क्लियरली नहीं भेज पाता है। पहला बैरियर्स टू कम्युनिकेशन समझ में आ गया। दूसरे बैरियर्स पर आ रहे हैं पर्सनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स। पर्सनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं कि लोग, हम कुछ बोल रहे हैं, लोग जज कुछ और कर रहे हैं। तो जजमेंट, इमोशंस और सोशल वैल्यूज की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है हमारा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये भी बात तुम्हें समझ में आ गई कि हम कुछ कह रहे हैं, अगला कुछ समझ रहा है, बिकॉज वो किसी और रिलीजन से है, किसी और कास्ट से है, किसी और देश से है, उसकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग अलग है, वो जज अलग तरह से कर रहा है। सो ये होता है हमारा पर्सनल और साइकोलॉजिकल बैरियर। अब आ रहे हैं हम लोग सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। हम कह कुछ रहे हैं, वो कुछ समझ रहा है। हम बोल रहे हैं रोको मत जाने दो, वो कह रहा है रोको मत जाने दो। तो लैंग्वेज बैरियर है, हम जिस वर्ड्स और सिंबल्स का यूज कर रहे हैं उसके लिए उस वर्ड्स और सिंबल्स की डिफरेंट मीनिंग है। बात समझ रहे हो ना, ठीक है ना। तो कैट को बचपन से मैं कैट कह रहा था, अब बड़े हो गए हैं तो भाई पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं उसके लिए, खैर ये सब बातें नहीं करते। दूसरा क्या है, स्टेटस बैरियर्स। स्टेटस मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट, हमको सुनना ही नहीं हमारे नीचे वाले क्या बात कर रहे हैं, सुनना ही नहीं है हमारा सबऑर्डिनेट क्या कहना चाहता है। तो ये इससे बोलते हैं स्टेटस बैरियर, बिकॉज हम अपने सबऑर्डिनेट्स या अपने नीचे लोगों की सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो ये भी एक टाइप ऑफ बैरियर है। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, टॉप लेवल, उसके बाद मिडिल लेवल, फिर जूनियर सबऑर्डिनेट लेवल, उसके अंदर बहुत सारे हायरार्की को ब्रेक कर आपको अपनी बात कहनी पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कम्युनिकेशन आपने कहा कुछ, पहुंचता कुछ और है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बैरियर, बिकॉज वहां पर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सीधी बात आप सीधे जिसको पहुंचानी है उस तक नहीं कह सकते हैं। मूविंग अहेड, इन अटेंशन, आप कह रहे हो अगला सुन ही नहीं रहा। ये तुम सब लोग करते हो, टीचर पढ़ा रहा तुम सुन ही नहीं हो, तुम सोच रहे हो पूजा के बारे में क्लास में, मैम पढ़ा रही है सामने बैरियर्स टू कम्युनिकेशन और तुम्हारे ख्यालों में पूजा आ रही है। अब ये इन अटेंशन है, तुम सुनना ही नहीं चाह रहे हो। लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग से बोलते ना, वो है ही नहीं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। ऐसे कई लोग होते हैं, तुम आधी बात बोलो, आधी बात उनको पहले ही समझ में आ जाती है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या है, पूरी बात कहने से पहले ही वो कंक्लूड कर लेते हैं, उसे बोलते हैं प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ये भी वन ऑफ द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है। अब इसको सही कैसे करें,
हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर। सबसे पहला, वेल ड्राफ्टेड मैसेज। आपका मैसेज एकदम क्लियरली ड्राफ्ट होना चाहिए, फुल स्टॉप और कॉमास, जो भी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो बिल्कुल क्लियर हो, ताकि कोई भी पढ़े या कोई भी सुने तो उसको क्लियरली समझ में आ जाए, कोई सेकंड थॉट हो ही ना इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा प्रॉपर लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में सेंडर और रिसीवर दोनों बातें समझ सकते हैं, उसी लैंग्वेज में वो बात बताई जाए, जेस्चर्स और टोन्स का यूज किया जाए, सो दैट आप अपनी बात प्रॉपरली कह सकें। थर्ड, टू वे कम्युनिकेशन। ये नहीं कि तुम बोलते चले जाओ, अगला कुछ बोल ही नहीं रहा है, आप कुछ कह रहे हैं, अगले से फीडबैक जरूर ले, ठीक है। देयर शुड बी टू वे कम्युनिकेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, अपनी बात कहने के लिए आपके पास ग्रिप पॉइंट नेटवर्क होना चाहिए, अभी आगे आगे आएगा, या आपके पास लेट्स से जैसे क्या बोलते हैं गैंग प्लैंग जैसी चीजें होनी चाहिए, ताकि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी, नो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शंस। हम कह कुछ रहे हैं, हमारे एक्शन कुछ और बता रहे हैं, ठीक है ना। अबे बहुत पढ़ा करो यार, जिंदगी बन जाएगी, कितना कैजुअल है, सही बात है, बहुत पढ़ा करो यार, जिंदगी बन जाएगी। वर्ड्स एंड एक्शंस में डिफरेंस है, उसी को बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी। सो देयर शुड बी नो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शंस। देयर शुड बी एम्पैथेटिक लिसनिंग। जैसे तुम उनकी बातें सुनते हो वैसे ही सुनना पड़ेगा, ये नहीं कि कोई कुछ कह रहा है तुम अपनी जिंदगी में खोए हुए हो। एम्पैथेटिक, दिल से सुनना पड़ेगा, दिल से, कान से नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या है कि बॉस आपको इस कम्युनिकेशन को प्रॉपरली चैनलाइज करना है, तो यू शुड बी मोटिवेटेड टू लिसन और यू शुड बी मोटिवेटेड टू कन्वे। मरी हुई पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए। और अब आते हैं आगे, जेस्चर्स एंड टोन्स। मैं बता चुका हूं आपको जेस्चर्स एंड टोन्स का इस्तेमाल करना चाहिए वाइल कम्युनिकेटिंग, सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आई गेस अब बढ़ते हैं ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज करके फॉर्मल इंफॉर्मेशन को फ्लो कर देना ग्रेप वाइन कहलाता है। दोस्ती यारी में जो सुपीरियर ने बात बोली है वो पहुंचा देना ग्रेप वाइन कहलाता है। और लास्ट पर आ रहे हैं, या सेकंड लास्ट, वो है फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या है, आपने जो कहा अगले से पूछ लो भैया समझ में आया कि नहीं आया। एंड देयर शुड बी ओपन डोर पॉलिसी। कोई भी सुपीरियर, कोई भी सबऑर्डिनेट किसी भी सुपीरियर से जाके सीधी बात कर सकता है। इस तरह का अगर पॉलिसी होगी तो कम्युनिकेशन में कोई भी बैरियर नहीं होगा। अब जाके आया मेरे दिल को करार, और डायरेक्टिंग का चैप्टर आपका हुआ। फटाफट से पढ़ डालो और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।